नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले अपील की। बहुत सारे सेक्टर्स से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, प्रधानमंत्री ने कुछ बातें आपको देर से बताई हैं, काफी देर से बताई हैं। अब आप इसको कह सकते हैं कि चुनावी एक प्रकार से फर्स्ट क्वार्टर था और उसमें सरकार जुटी हुई थी, और जब उनका चुनाव खत्म हो गया तब प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। अगर वो पहले देते तो इसका असर चुनाव पर हो सकता था या कोई नेगेटिव माहौल बन सकता था। लेकिन एक बात मान के चलिए, प्रधानमंत्री की एक और जिम्मेदारी है देश को भयाक्रांत नहीं करना। तो उन्होंने आपसे अपील की है। ये बात सही है कि आपको प्रधानमंत्री, सरकार और जो पार्टी सत्तारूढ़ है उनसे आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। और जो सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे, मीडिया में आम लोग जो सवाल उठा रहे हैं बहुत पर्टिनेंट है, बिल्कुल जायज सवाल है, उनको पूछा जाना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि आप गाड़ियों का प्रयोग कम करें, फोर व्हीलर कम चलाएं, टू व्हीलर कम चलाएं, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करें, और एक तरफ आपके नेता सैकड़ों गाड़ियों की फ्लीट से चल रहे हैं, उसे कौन रोकेगा। ठीक है, इसे संज्ञान में लाया गया है और इस पर बहुत कड़ा एक्शन भी हो रहा होगा इंटरनल। फिर ये भी कहा गया कि आप तो एयर शो देख रहे हैं, आप लोगों को विदेश जाने से रोकते हैं और आप खुद 6 दिन के लिए विदेश चले गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री जो विदेश गए हैं वो कोई घूमने के लिए नहीं गए हैं। ये मानना कि प्रधानमंत्री विदेश दौरा घूमने के लिए करते हैं, ये भी अनुचित है। खैर, चाहे मोदी रहते या कोई और प्रधानमंत्री रहते, तब भी इस तरह की प्रतिक्रिया देनी ठीक बात नहीं थी। और हम सबको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्टी के या कोई व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आप उसे उन्हें मेजर कीजिए। लेकिन देश पर खतरा बहुत गंभीर है और इसे देशवासियों को समझना पड़ेगा। और ये मोदी ने नहीं बनाया है। मोदी की भूमिका जरूर है, उसके लिए मोदी को आलोचना की आलोचना जरूर होनी चाहिए, खूब जमकर होनी चाहिए। लेकिन हमारी भूमिका मोदी, राहुल या अन्य से ज्यादा है। नेताओं ने कभी हमें समझाया नहीं, वो ट्रैप में हमें फंसाते चले गए और हम फंसते चले गए। हम और आप थोड़े जिम्मेदार अगर बन जाएं तो इस खतरे से खुद को बचा ले जाएंगे। लेकिन खतरा ऐतिहासिक है, खतरा बहुत बड़ा है मित्रों, बहुत बड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। 58 करोड़ लीटर, 58 करोड़ 19 लाख लीटर पर डे सिर्फ पेट्रोल की खपत है, पर डे। और वो 36 लाख बैरल के हिसाब से बनता है पेट्रोल पेट्रोल की। डीजल की खपत 6.6 मिलियन मिलियन टन के हिसाब से अगर आप करेंगे, लीटर के हिसाब से इतनी खपत है पर डे। और इसमें से सारे के सारे डीजल और पेट्रोल हम इंपोर्ट ही करते हैं। 40% कहीं से आता है, 30% कहीं से आता है, बाकी कुछ और कहीं से आता है, ये अलग बात है, लेकिन सारे हम इंपोर्ट करते हैं। अब गैस की जो खपत है हमारे यहां, उसकी तो कल्पना आप छोड़ दीजिए। 80,000 से 90,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत एवरी डे है। और इसी प्रकार से पीएनजी की खपत है हमारे यहां एवरी डे, पर डे। अब एलपीजी और पीएनजी मोटे तौर पर 60% हम इंपोर्ट करते हैं और 40% के करीब हम अपने यहां उसको जनरेट करते हैं। पीएनजी के कनेक्शन, जो नेचुरल गैसेस हैं, उसके कनेक्शन जिसको आप जो सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ रहता है, गैस लाइन जिसको आप कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है, सिलेंडर की छोड़ दीजिए, उसके कनेक्शन 3.5 करोड़ अभी अभी मार्च तक में और नए आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो है, उसके तहत जो टारगेट था
10 करोड़ घरों को गैस कनेक्शन देना, खाली कनेक्शन नहीं देना था, गैस सिलेंडर मुहैया कराना प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य था। उस लक्ष्य को सफलीभूत कर दिया गया, पा लिया गया। 10 करोड़ से अधिक के कनेक्शन बांटे गए और जो रिफिलिंग है वो भी 3.5 लाख से ऊपर पर डे का रिफिलिंग चल रहा है कनेक्शंस के अलावा। अब ये छोटे कनेक्शन, बड़े कनेक्शन, एलपीजी के कनेक्शन, गैस कनेक्शन 10 से 12 करोड़ कनेक्शन हो चुके हैं। पर डे की वो खपत आप उससे काउंट कर लीजिए, जिसमें से 40% ही हम भारत के अंदर जनरेट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये तो हुआ गैस, पेट्रोल, डीजल का, जो आपके खाने से जुड़ा हुआ है, आपके कदम बाहर निकालने से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा मामला है गोल्ड का। गोल्ड के बारे में प्रधानमंत्री ने जो भी अपील की है वो 100% सही है। डीजल और पेट्रोल के मामले में तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन था, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरी तरह से शिफ्ट होने में टेक्नोलॉजी को वक्त लगता है। आनन फानन में ऑटोमोबाइल कंपनियां नहीं बना सकती हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा नहीं कि उस पर ब्रेक लग सकता है। करोड़ों में गाड़ियां हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी एक जेस्टेशन पीरियड देना पड़ेगा कि आप अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हैं तो कितना जल्दी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर सकते हैं। ईवी अभी भी ट्रायल एंड एरर से गुजर रहा है और ईवी को हमेशा फंक्शनल होने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है वो एक अलग एनर्जी का स्रोत है, क्योंकि ईवी अपने आप में जो है वो बिजली नहीं बनाती है, उसे कहीं से बिजली लेना पड़ता है, फिर वो चार्ज होता है। बैटरी से चलेगी गाड़ी और बैटरी को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब वो इलेक्ट्रिसिटी 3-4 माध्यमों से बनती है। थर्मल होता है जो कोल से बनता है, हाइडल होता है जो पानी से बनता है, विंड होता है जो विंड से बनता है, थर्ड होता है आपको सोलर एनर्जी, फोर्थ होता है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी के भी प्लांट लग रहे हैं, इसलिए खाली न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग सिर्फ बॉम्ब बनाने में नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हो रहा है। भारत ने अभी हाल ही में न्यूक्लियर पावर प्लांट का जनरेशन लगभग शुरू कर दिया है, उसको इंस्टॉल भी किया है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी काफी महंगा पड़ता है, हाइडल एनर्जी भी महंगा पड़ता है। सबसे सस्ता अगर उस रूप में देखेंगे तो सोलर है और थर्मल है। सोलर को एक्सपेंड करने की कोशिश हो रही है, सोलर पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर वही कहीं करप्शन मार जाता है, कहीं पर उसकी टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं चल पा रही है। थर्मल के लिए आपको कोल चाहिए और कोल माइंस जो हैं उसके रिजर्व बहुत कम हैं या लिमिटेड हैं। फिर आपको हो सकता है कि कोयला बाहर से आयात करना पड़े, जहां पर कोल के माइंस हैं वहां से आयात करना पड़े। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को 24 आवर्स एक सीईओ की तरह चलानी है। अब मामला कहां फंस रहा है, अब शायद अब आपको समझ में आ रही होगी कि अगर एबल लीडरशिप नहीं रहा, थर्ड क्लास के लोग राजनीति में जाते रहेंगे, थर्ड क्लास के लोग अलग अलग सेक्शन को संभालेंगे, तो फिर आप विशियस सर्किल में पड़ेंगे और फिर इस दुष्चक्र से बाहर निकलना मुश्किल होगा। अब आपको शायद असली समस्या समझ में आएगी, आनी भी चाहिए। राजा रजवाड़े का दौर खत्म हो गया है। आप पूरी दुनिया में मोटे तौर पर फंक्शनल डेमोक्रेसी है और ऐसे में आपकी डिपेंडेंसी विदेश पर कैसे होती है उसका जीता जागता उदाहरण ये एनर्जी और ये गोल्ड है। एनर्जी के बिना तो रहना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप समस्या यह है कि बहुत सारे लोग गांव में लकड़ी पर खाना बनाना शुरू कर चुके हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने निकालने की कोशिश की थी लकड़ी के धुएं से। एक बार दोबारा वो हमारी आबादी लकड़ी के धुएं में जा रही है। गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों की बात मैं कह रहा हूं। नेशनल कैपिटल रीजन हो,
चाहे मुंबई हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो। शहरी इलाकों में जो छोटे कामगार हैं, घरों में काम करने वाली जो आपके मेड हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो छोटे मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, वो सभी गैस पर शिफ्ट हो चुके थे। उनकी इतनी इनकम नहीं है कि 1 केजी गैस की कीमत वो ₹900 ₹1000 पे करें, 1 केजी गैस के लिए। ये नामुमकिन है। तो 200-100 रुपए तक तो वो खर्च कर सकते हैं 1 केजी गैस के लिए। लेकिन 1000 रुपए अगर 1 केजी गैस के लिए उनको खर्च करना पड़ेगा, तो स्थिति कितनी दुरूह है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी जो कहा गया कि नोएडा में पाकिस्तानी हैंडलर ने आंदोलन करवा दिया, ये करवा दिया, हो सकता है उसकी भूमिका होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे आर्थिक हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं और इस बात को जितना जल्दी हमें समझना है, समझ लीजिए। कोई सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार की पॉलिसीज़ अगर ठीक नहीं रही, तो विशियस सर्किल में आप फँसेंगे। मैं इसके लिए मोदी को पूरी तरह से तो ज़िम्मेदार नहीं मानता हूँ, लेकिन आंशिक ज़िम्मेदारी से वो खुद को बचा भी नहीं सकते हैं। फिर उसमें अगर आप जाएँगे तो मामला बहुत लंबा चल जाएगा क्योंकि आपकी जो जियोपॉलिटिक्स की जो रणनीति है, उसमें तो यूरोप भी फ़ेल कर रहा है। अमेरिका से तो डील यूरोप भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका से तो डील चाइना भी नहीं कर पा रहा है। हालाँकि आज ही कल पहुँच गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब शी जिनपिंग से मिलने के लिए चाइना में। वो एक अलग पटकथा है। लेकिन हमारे यहाँ जो छोटे कामगार हैं, उनकी स्थिति दुरूह बनी हुई है और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें 90% छोटे कामगारों की संख्या है, जो डायरेक्टली हिट होने जा रहे हैं इस एनर्जी क्राइसिस से। खाना पकाने के साधन ही उनके पास नहीं हैं और शहरों में वो लकड़ी का जुगाड़ करेंगे कहाँ से? तोड़ेंगे तो लाठी खाएँगे। जहां कहीं से भी वो लकड़ी लाएंगे वो लाठी खाएंगे पत्तों से काम नहीं चलेगा तो ये स्थिति शहरों की बनती जा रही है मध्यम वर्ग तो परेशान है ही अब जो लोअर वर्ग है जो छोटा स्ट्राटा है हमारा वो भीषियस सर्किल में पड़ता जा रहा है और इसीलिए नोएडा में आपने देखा होगा आंदोलन हुआ कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए अब ये तनख्वाह बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू होगा तो फिर उधर से इनकम जनरेशन उस तरह से हो नहीं रहा है तो कंपनियां एक विशियस सर्किल में फंसेगी इनकम जनरेशन नहीं होगा तनख्वाह बढ़ाने की दबाव रहेगी और ऐसी स्थिति में टग ऑफ वॉर चलेगा स्थिति दुरूह होगी सड़कों पर आंदोलन होंगे ये परिस्थिति बनती जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप पेट्रोल और डीजल का खपत कम कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है बचा सकते हैं आप बचा करके आप ऐसा है 1 महीना 2 महीना निकाल सकते हैं जो शंका सरकार को थी अभी भी आपके यहां सिर्फ एलपीजी का लगभग 1,40,000 टन 2 दिन का जो खपत है वो आप अंडरग्राउंड आप स्टोर कर पा रहे हैं लेकिन अगर वो एलपीजी का सप्लाई चेन बंद हो गया अभी सरकार कह रही है कि 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है और अगले 60 दिन के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था ये इलेक्शन पूर्व के स्टेटमेंट है लेकिन इस इलेक्शन के बाद जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को ये बात मालूम है कि सप्लाई चेन अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल भी बाधित रह सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला भी तब भी हो सकता है कि अमेरिकन टैक्स वसूले या ईरानियन टैक्स वसूलेगा इसी दोनों में से कोई टैक्स वसूलेगा आप सीधे आने देगा नहीं और उनको मालूम है कि इस पर उनको करना ही पड़ेगा अब अगर आप ईवी पे लौटते हैं तब भी आपके पास वक्त नहीं है उसके लिए भी कम से कम 5 साल का वक्त चाहिए मिनिमम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को फिर 5 साल के बाद वो सप्लाई चेन मतलब 10 साल का यह पूरा प्रोजेक्ट है आनंद फानन में सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी लेकिन आपको दबाव बनाना पड़ेगा और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में खुद को कन्वर्ट कर भी रहे हैं अब ये हो सकता है कि टेस्ला वाले कुछ दबाव बना रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उनका मंदा चल रहा था तो उनका दबाव हो या चाइनीज कुछ बड़ी कंपनियों का दबाव हो अभी जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप डिटेल से समझिए बिजनेस फ्रेटर्निटी से उदय कोटक ने कहा है कि भारत के लिए खतरा बड़ा है हमें जरूरी निर्णय
और स्टेप लेने पड़ सकते हैं और लेने शुरू कर देने चाहिए। और नागरिक के स्तर पर यह स्टेप हो सकता है। अगर हम खुद अपने कंजम्पशन को कम करना शुरू कर दें, डीजल, पेट्रोल या गैस को, तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में आ सकती है। बिल्कुल बदल जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी ऐसा कहना मुश्किल है। खतरा तो सामने खड़ा है, आप मान के चलिए। लेकिन अगर हमने कोशिश की और एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ, और इसमें एक बात ध्यान रखिए, नेताओं की स्थिति बहुत वल्नरेबल होने वाली है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप लाइन ऑफ फायर पर आप हैं। फिर अब आप नहीं कहिएगा कि सीआईए ने पलट दिया, MI6 ने पलट दिया और इजरायली एजेंसी ने पलट दिया, ये सब नहीं चलेगा। खतरा अगर सामने होगा तो सीआईए और MI6 से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए लाइन ऑफ फायर पर हमारी सरकार के सभी मंत्री हैं, सभी नेता हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। खतरा बहुत बड़ा है, बलबा सड़क पर होने की संभावनाएं हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिए। अभी जो नीट परीक्षा के मामले में हो रहा है वो अलग विषय है। इसलिए जब जब उदय कोटक जैसे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले 1 साल तक हम सोना नहीं खरीदें। मैं तो कह रहा हूं कि अगले 1 साल क्यों, कभी भी सोना मत खरीदिए। क्या सिग्निफिकेंस है सोने का, अब इसके जड़ में जाइए। स्पेनिश साम्राज्य हुआ करता था जो 16वीं 17वीं शताब्दी में, जो अब अमेरिका अभी आप देख रहे हैं, पहले स्पेन का कब्जा था और ब्रिटिशर्स का कब्जा था वहां पे। स्पेनिश जो साम्राज्य था, उन्होंने क्या किया कि लैटिन अमेरिका, पेरू, कोलंबिया, इनके सोने के खदानों को अपने कब्जे में कर लिया और वहां से फिर सोना ये निकालते थे और बेचते थे। सोना एक बढ़िया पदार्थ है, लोगों का आकर्षण है, वो बेचते थे और मालामाल होते गए। धीरे धीरे स्पेनिश साम्राज्य जो तबाह हुआ, इसी सोने की वजह से तबाह हुआ, क्योंकि वो सोना निकालते थे, बेच देते थे और दिन भर सोते रहते थे, कोई काम करते नहीं थे। तो बाकी दुनिया तो इनोवेशन में चली गई, लेकिन स्पेनिश जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए और अंत में स्पेनिश साम्राज्य भी डिस्ट्रॉय हो गया। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है पहले, अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए कहानी क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लेना चाहिए। सोना आप बनाते नहीं हैं, सोना के आपके यहां उतने खदान है नहीं, इक्के दुक्के छोटे मोटे कहीं मिल जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब सोने का जो डिमांड है अपने यहां, वो आप हैरान कर देंगे, 2.2 टन एवरी डे सोने का डिमांड है और खपत होते जा रहा है। और ये सोना हम कहां से इंपोर्ट करते हैं? मैक्सिमम 40% इंपोर्ट हम स्विट्जरलैंड से करते हैं। पहले स्विट्जरलैंड में कुछ खदानें थी, 1940-50 तक, अब वो सारी खदानें बंद हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड के दो चार जो खदानें थी, वो सारी खदानें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इसके बीच में लगता था, उस बॉर्डर के बीच में लगता था, वो सारी खदानें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया के माफियाओं का पनाहगाह है। अकेले नेशनल स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक, SNB जो है, उसके पास 1088 टन से अधिक सोना है, उसके बैंक के पास। भारत के पास है कि नहीं है, पूरे देश में नहीं है, लेकिन एक बैंक के पास उतना उतना रिजर्व है। जो बंकर, न्यूक्लियर बंकर है, उसमें सोने का जखीरा है। सोने भंडार करके रखे हुए हैं स्विट्जरलैंड में। 40% भारत जैसा दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंजम्पशन करने वाला देश है दुनिया का, भारत, क्योंकि आबादी बहुत अधिक है, 140 करोड़ की आबादी है। तो दुनिया में सबसे दूसरा सबसे कंजम्पशन करने वाला देश है भारत, और प्रोडक्शन भारत में 0। तो सारा सोना हम कहां से मंगाते हैं? मोस्टली स्विट्जरलैंड से 40%, 30% के आसपास मंगाते हैं हम ये मिडिल ईस्ट से, खासतौर से दुबई से, और उसके बाद कुछ इधर उधर के देशों से 10%, 5% इधर उधर के देशों से। और स्विट्जरलैंड में किनका सोना है? उनका अपना सोना नहीं है। ये लैटिन अमेरिकी खदानों से आ रही है, पेरू से आ रही है, कोलंबिया से आ रही है, अमेरिकी कुछ खदानों से आ रही है, और जहां जहां साउथ अफ्रीका की खदानों से आ रही है। और वो सारे सोने स्विट्जरलैंड आकर के वहां रिफाइन होते हैं। वहां बड़ा रिफाइनरी है सोने के, और 4-4, 5-5 बड़ी रिफाइनरी है सोने के जो स्विट्जरलैंड में है।
वहां पे रिफाइन होता है सोना और फिर दुनिया की मार्केट में सोना वहां से जाता है। इसीलिए सारे लोगों की, सारे अमीरों की पसंदीदा जगह क्या है? स्विट्जरलैंड। घूमने कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड। तो सब कुछ वहां पर है। खाली खूबसूरत वादियां नहीं है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में जितने एचएसबीसी बैंक में देखिए खाली फ्रॉड, जितने जितने काले धन का सबसे बड़ा बैंक है एचएसबीसी बैंक। सारे काले धन धन इकट्ठा करने वाले उस बैंक के माध्यम से पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं। और स्विस बैंक आपको कोई नहीं, आपको जितना काला धन है ले जाइए स्विस बैंक में जमा कर दीजिए। भारत के सारे धन कुबेरों के पैसे स्विस बैंक में जमा है, लेकिन उस पर कोई क्लीन चिट सामने नहीं आता। तो प्रधानमंत्री को यह भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपील करते हैं कि सोना मत खरीदिए, कॉमन मैन तो सोना नहीं खरीदेंगे, फिर वही बात हो गई कि कोविड के जैसी अपील हो जाएगी। लेकिन आपके जो अमीर लोग हैं वही सोना खरीदेंगे, उनको रोकिए ना। तो अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, गरीबों के लिए सारे कानून हैं। जो 1 तोला 2 तोला सोना खरीदने वाले हैं शादी शादी या अन्य किसी फंक्शन में, वो तो रुक जाएंगे क्योंकि उनके पहुंच से भी बाहर हो रही है। अभी 1.5 लाख के रेट पे चल रहा है, 10 ग्राम सोने की कीमत 1.5 लाख या 2 लाख भी चली गई थी, अभी 1.5 लाख पर बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम सोना इंपोर्ट करते हैं तो ये सारा हमारा पैसा विदेश जा रहा है और वो हमको डॉलर में पे करना पड़ता है। तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे पास कम हो जाता है। क्यों? अगर हमारे पास रिजर्व फॉरेन करेंसी रहेगा तो हम दूसरी जो आवश्यक वस्तुओं का जो निर्यात है उस पर हम लगाएंगे उस पैसे को। जैसे कि हम एलपीजी गैस पर लगाएंगे, हम पेट्रोल पे लगाएंगे, हम डीजल पे लगाएंगे, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जो हमारे लिए एसेंशियल है उस पर हम खर्च करेंगे। ये तो हमारे लिए श्रृंगार का है, आभूषण का है, इसको हम रोक भी लग सकते हैं या हम नकली सोना भी बना करके पहन सकते हैं अगर देखा जाए तो इस पर अगर हम अंकुश लगा दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये पर उपदेश जो हैं ये दूसरे के लिए होते हैं, नेताओं के लिए नहीं है, धन कुबेरों के लिए नहीं है। उनकी शादियां बदस्तूर जारी रहेंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। और सरकार की एजेंसी कान में तेल देकर के सोती रहेगी, आप पक्का मान लीजिए। उनके ऊपर प्रधानमंत्री की कोई अपील नहीं चलेगी। आने दीजिए शादी का सीजन, आप देखिएगा बड़े से बड़े धन कुबेरों की शादी कैसे होती है। अगर बड़े धन कुबेरों की शादियों पर, लेविश शादियों पर अंकुश लग जाए तब तो बात बने। इसीलिए ये हाफ हार्टेड अपील है। लाल बहादुर शास्त्री अपील करते थे तो फौरन समझ जाते थे, वो खुद ये काम करते थे। खुद पूरा परिवार 5 6 7 लोगों का जो उनका परिवार था पूरे दिन उपवास रखा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपसे भी अपील करता हूं कि एक दिन का उपवास रखिए। तो वो तो बात रही नहीं हमारे यहाँ। अभी लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बहुत सारे पोशाक पर, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ये व्यक्तिगत मामला है, वो पंडी दिन में कितनी बार बदलते हैं नहीं बदलते वो अलग विषय, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं सरकार को दोबारा कह रहा हूं कि ये जो उपदेश आपके तरफ से आ रहे हैं कि सोने कम खरीदिए, बिल्कुल कम खरीदना चाहिए, बल्कि खरीदना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये सारा पैसा धन कुबेरों को दे रहे हैं और ब्लैक मार्केटियर को दे रहे हैं। ये काले धंधे करने वाले लोग हैं और ये काले धंधे करने वाले लोगों का जमावड़ा स्विट्जरलैंड में है। तो ये डावोस और स्विट्जरलैंड, ये सब जहां अभी जाते हैं हमारे चार्टर प्लेन ले लेकर के बड़े बड़े व्यवसायी और बड़े बड़े पत्रकार, दलाल पत्रकार भी उनके साथ घूमते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड घूमिए, अपने पैसे से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे के पैसे से घूम रहे हैं आप स्विट्जरलैंड, तो फिर तो आपत्ति होगी। अगर दूसरा भी कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई मान लीजिए ईमानदार स्पॉन्सर है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई बेईमान स्पॉन्सर अगर आपको कर रहा है और फिर आप आकर के प्रवचन दें कि नहीं सोना नहीं खरीदना है या खरीदना है, तो ये अतिशयोक्ति होगी। इसीलिए सरकार की अपील तो ठीक है, लेकिन कर कौन रहा है इस पर संदेह है। तो प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे, ये बहुत पूछेंगे। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि खतरा बढ़ा है। और अगर सोने की खपत हमने 1 साल कम कर दिया, 2 साल कम कर दिया, तो इसका रिपल इफेक्ट इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा, अब इसको देखना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो 10 करोड़ जिसको आपने गैस कनेक्शन दिए हैं, उसको सोना के घटने बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है।
और इसीलिए पूरी दुनिया में 2008 में जब आर्थिक मंदी हुई तो भारत तो उससे बाहर निकल गया, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है आज भी एग्रेरियन है। 70% आबादी का कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है उनके लिए है। 70% तो जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे 80 करोड़ आबादी तो 2 जून के खाने पर जिंदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़ा है। तो विश्वगुरु बस बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन 80 करोड़ आबादी 2 जून के खाने पर निर्भर है, यही सत्य है। इसलिए वो 80 करोड़ को स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है और घट रहा है, ना वो 3 में है ना वो 13 में है। तो उनको गोल्ड का प्राइस ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, उनका क्या लेना देना। आप तो इकोनॉमी चला रहे हैं 2% लोगों के लिए, 3% लोगों के लिए। उसी इकोनॉमी से आप चलाए जा रहे हैं, उसके लिए आप हाय तौबा मचाए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत असली कहां है? गोल्ड से नहीं होगी दिक्कत। दिक्कत होगी, अमीरों में परेशानी होगी, उसका रिपल इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन टेलीविजन चैनल पर तो ऐसे ऐसे भी लोग आकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उनका इतना अधिक है कि वो 2 साल तक अपनी दुकान खोल करके बैठ सकते हैं। ये और बात है कि पैसा देना नहीं चाहे, क्योंकि वहां सारा खेल ही चल रहा है ब्लैक व्हाइट का, ब्लैक व्हाइट का। इसलिए सोने की दुकान अगर 2 साल बंद भी रह जाए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे हैं, अथाह पैसे हैं। वो अपने एम्प्लॉय को भी चला सकते हैं। अरे सोने के कारोबारी, हीरे के कारोबारी तो कार गिफ्ट कर रहे हैं साहब दीपावली में अपने एम्प्लॉय को। तो एक एक स्ट्राटा वो अलग है, लेकिन वो ठीक है 0.5% है या 1% है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये है, खतरा क्यों मैं कह रहा हूं बड़ा है। ये जो 10-12 करोड़ गैस के कनेक्शन वाले हैं ना, और उसके अलावा जो मेट्रो सिटीज में जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो कामगार हैं ना, उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। टीवी वाले अगर नहीं दिखाएंगे आपको, सरकार के दबाव में नहीं दिखाते हैं। लेकिन हम कोई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे नहीं हैं, लेकिन हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि वो 10 करोड़ और ये कामगार जिन्होंने आपको बनाया है मोदी जी, वो कहीं खेल बिगाड़ न दे। ये और बात है कि अभी तत्काल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में इस बात का खतरा हमेशा रहता है। यही स्थिति श्रीलंका में हुई, यही स्थिति बांग्लादेश में हुई, और पाकिस्तान में भी हो रहा है, और ईरान में भी पहले इसी तरीके से प्राइस राइज हुआ और उसके बाद माहौल बना, और फिर जाकर के ट्रंप साहब ने मोर्चा संभाल लिया। मैं भारत को उससे इक्वेट नहीं कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सतर्क होने की जरूरत है। और हर व्यक्ति ये स्वीकार करेगा कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगार हैं वो बेहद परेशान हैं, और आपने जो 10 से 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं वो अब परेशान हैं कि अब उनके पास गैस नहीं मिल रहा है, महंगा गैस मिल रहा है। साधन तो दे दिया, एक बार तो छूट गई आदत, अब लकड़ी कहां से लाएं। अब ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर तो फिर भी लोग प्रयोग करना कम कर देंगे। अगर वो कम करेंगे तो फिर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मेट्रो में जाइए, अभी भी वो इतनी भीड़ रहती है, तो फिर कैसे चलेगा। आपके पास एप्रोप्रिएट बसेस नहीं है जितनी चाहिए, तो फिर वैसी परेशानी होगी। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर क्रैकडाउन करे, इस समस्या को प्रायोरिटी में रख करके फौरन से तेजतर काम करने की जरूरत है, और देश के नागरिकों को भी पहले से ही सतर्क रहने की जरूरत है। खतरा बड़ा है, जो बनाए हैं हो सकता है बिगाड़ भी दें, लेकिन सतर्क रहेंगे तो बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।